पिछली बार हमने इधर एप्लीकेशंस पे छोड़ा था, ठीक है, तो यहीं से कंटिन्यू करते हैं। एप्लीकेशन, एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। बेसिकली जो फर्स्ट पार्ट क्या है कि आयरन को एक्सट्रैक्ट करना उसके ऑक्साइड में से, ठीक है। मतलब ये क्या है कि हमने पढ़ा कि कैसे कैसे प्रोसेस होती है। पहले उसको ऑक्साइड, सल्फाइड का ऑक्साइड किया जाता है, फिर उसको रिडक्शन किया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली एप्लीकेशन है। तो ये एक एग्जांपल आयरन का दिया हुआ है, ठीक है। ये किसी भी मेटल का हो सकता है, लेकिन यहाँ पे एग्जांपल आयरन का दिया है, ठीक है। आफ्टर कंसंट्रेशन, मिक्सचर ऑफ ऑक्साइड और ऑफ आयरन, ठीक है। कंसंट्रेशन के बाद Fe2O3 एंड Fe3O4 इज सब्जेक्टेड टू कैल्सिनेशन और रोस्टिंग टू रिमूव वाटर, ठीक है। बेसिकली क्या करते हैं, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग करते हैं, किस लिए, वाटर को रिमूव करने के लिए, ठीक है। टू डिकम्पोज कार्बोनेट्स एंड टू ऑक्सीडाइज सल्फाइड, ठीक है। तो क्या करते हैं, कार्बोनेट को डिकम्पोज करने के लिए और सल्फाइड को ऑक्सीडाइज करने के लिए, ठीक है। अब बेसिकली क्या करते हैं, ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। ऑक्साइड क्या होते हैं, इजीली रिड्यूसेबल होते हैं और उनका रिडक्शन क्या होता है, इजी होता है, ठीक है। आफ्टर दैट दीज आर मिक्स्ड विद लाइमस्टोन एंड कोक एंड फेड इनटू ब्लास्ट फर्नेस। किसके साथ मिक्स होते हैं वो, लाइमस्टोन के साथ और कोक के साथ, एंड देन फेड इनटू ब्लास्ट फर्नेस फ्रॉम इट्स टॉप इन विच द ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू मेटल, ठीक है। जिसके अंदर क्या होता है, जो ऑक्साइड किसके अंदर रिड्यूस कर दिया जाता है, मतलब बेसिकली वही दो स्टेप है और यही इन्हीं वही दो स्टेप का कि उसको पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट करना फिर उसका रिडक्शन करना, वही ये अलग अलग एग्जांपल में हमें बताएगा। इन ब्लास्ट फर्नेस रिडक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड टेक्स प्लेस एट डिफरेंट टेम्परेचर, ठीक है। डिफरेंट टेम्परेचर रेंजेस, ए ब्लास्ट ऑफ हॉट एयर इज ब्लोन फ्रॉम टॉप ऑफ द from the bottom of the furnace by burning coke into the lower portion to give temperature about, ठीक है। ये पर्टिकुलरली वैल्यू दी हुई है स्पेशली आयरन के लिए, ठीक है। द बर्निंग ऑफ कोक देयरफॉर सप्लाइज मोस्ट ऑफ द हीट रिक्वायर्ड इन द प्रोसेस, ठीक है। तो बेसिकली कोक की बर्निंग है वो स्पेसिफिकली क्या प्रोवाइड करती है, हीट प्रोवाइड करती है। द CO एंड हीट मूव टू द अपर पार्ट ऑफ द फर्नेस, ठीक है। CO क्या है, गैस है, तो वो ऊपर ही जाएगी। अपर पार्ट द टेम्परेचर इज लोअर एंड द आयरन oxide Fe2O3 and Fe3O4 coming from top are reduced in steps to FeO, ठीक है। तो बेसिकली जो Fe2O3 या Fe3O4 की फॉर्म में जो आयरन के ऑक्साइड है वो किसके अंदर रिड्यूस कर दिए जाते हैं, FeO की फॉर्म में। दीज रिएक्शन कैन बी समराइज्ड एज फॉलो, इन रिएक्शन, ठीक है। एट 500 to 800 केल्विन लोअर टेम्परेचर रेंज इन द ब्लास्ट फर्नेस, ठीक है। 500 से 800 जो टेम्परेचर रेंज है वो क्या है, लो टेम्परेचर रेंज इन ब्लास्ट फर्नेस, ठीक है। Fe2O3 इज फर्स्ट रिड्यूस्ड टू Fe3O4 एंड देन टू Fe। बेसिकली क्या है कि Fe2O3 किसके अंदर कन्वर्ट होता है, Fe3O4 के अंदर, एंड देन वो Fe3O4 किसके अंदर कन्वर्ट होता है, FeO के अंदर, ठीक है। बेसिकली 3Fe2O3 CO Fe3O4 CO2, ठीक है। ये बेसिकली रिएक्शन दी हुई है रिडक्शन की। Fe3O4 को CO कार्बन, या तो कार्बन यूज करते हैं या CO यूज करते हैं, ठीक है, रिडक्शन के लिए। 3Fe4 CO2 Fe2O3 CO 2FeO CO2, ठीक है। तो लाइमस्टोन इज ऑल्सो डिकम्पोज टू CO, ठीक है। लाइमस्टोन को किसके अंदर डिकम्पोज कर देते हैं, CO के अंदर, विच रिमूव सिलिकेट इम्प्योरिटी ऑफ द ओर एज ए स्लैग। तो बेसिकली वो क्या रिमूव कर देती है, सिलिकेट की इम्प्योरिटी रिमूव कर देती है एज ए स्लैग, मतलब वो स्लैग की तरह इम्प्योरिटी बाहर आ जाती है, ठीक है। द स्लैग इज इन मोल्टन स्टेट, ठीक है। तो स्लैग किस स्टेट में होता है, मोल्टन स्टेट, सेपरेट आउट फ्रॉम द आयरन। और जो बेसिकली जो स्लैग है वो मोल्टन स्टेट में होता है और वो आयरन के अंदर से, आयरन तो पता है मेटल होता है, सॉलिड होता है, तो वो उसके अंदर से बाहर निकल आता है। ये बेसिकली उसका एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि उसके अंदर और लाइमस्टोन और कोक डालते हैं, ठीक है। एग्जॉस्ट गैसेस ऐसे निकलती हैं, ठीक है। ये टेम्परेचर रेंज होता है, ऊपर ये टेम्परेचर रेंज होता है, नीचे ये होता है, नीचे बर्निंग ऑफ कोक होती है, ठीक है। अंदर से इधर एयर जाती है, ठीक है। यहाँ से पिग आयरन निकलता है, ठीक है। यहाँ से सॉलिड वेस्ट निकलता है, ठीक है। बेसिकली ये सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि जो ये कोक है, जो कोक की बर्निंग है, बेसिकली यही हीट या एनर्जी प्रोवाइड करता है पूरी प्रोसेस को, ठीक है। एट 900 to 1500 केल्विन हायर टेम्परेचर रेंज इन द ब्लास्ट फर्नेस, ठीक है। और जो ये ऊपर वाला होता है, ये क्या होता है, हाई टेम्परेचर रेंज होती है, ये
मिड वाला सॉरी, ये क्या होती है, हाई टेम्परेचर रेंज होती है, ठीक है। कार्बन प्लस CO2 फॉर्मिंग 2CO, FeO प्लस CO फॉर्मिंग Fe प्लस CO2। तो बेसिकली थर्मोडायनेमिक हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हाउ कोक रिड्यूसेस द ऑक्साइड। बेसिकली थर्मोडायनेमिक हमें हेल्प करती है कि कोक कैसे ऑक्साइड को रिड्यूस करता है। वाई दिस फर्नेस इज चूजन, वन ऑफ द मेन रिडक्शन स्टेप इन द प्रोसेस इन्वॉल्व रिएक्शन 6.27। बेसिकली रिएक्शन 6.27 जो मेन ऑफ द रिएक्शन है वो क्या है, FeO को कार्बन के साथ रिड्यूस किया, वो क्या निकलता है, Fe। बेसिकली मेन तो यही होगी। अब मेटलर्जी किसकी कर रहे हैं, कार्बन की कह रहा हूँ, आयरन की। तो हमें मेन स्टेप यही होगा जिसके अंदर हमें आयरन ऑब्टेन हो रहा है प्योर फॉर्म के अंदर, ठीक है। दिस रिएक्शन कैन बी सीन एज अ रिएक्शन इन विच टू सिंपलर रिएक्शन हैज कपल्ड। बेसिकली ये रिएक्शन कैसी है, जिसके अंदर दो सिंपलर रिएक्शन कपल की गई है। इन वन द रिडक्शन ऑफ FeO इज टेकिंग प्लेस एंड इन अदर C इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड टू CO, ठीक है। बेसिकली मैंने पहले भी बताया रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, ठीक है, दूसरे को तो रिड्यूस करता है, दूसरे को मतलब रिड्यूसिंग एजेंट उसका काम क्या है, रिड्यूस करना दूसरे को, और खुद को क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है। तो बेसिकली ये जो रिएक्शन दी गई है, ये कैसी रिएक्शन लग रही है, ये बेसिकली इन दोनों रिएक्शन का कपलिंग लग रही है। कपलिंग मतलब ये क्या है, ठीक है, मतलब ये क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है। FeO इधर की स्टेट में, अगर मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूं, ये -2 में है, ठीक है, तो ये +2 में है, ये +2 से 0 में आ गया, ठीक है। तो ये इसका क्या हो रहा है, +2 से 0 पे जा रहा है, ये रिडक्शन हो रहा है। कार्बन यहाँ 0 में और 0 से किस में जा रहा है, +2 में जा रहा है, तो ये क्या हो गया, इसका ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। तो बेसिकली ये रिएक्शन बेसिकली यही है। अगर इन दोनों को ऐड कर दें तो हाफ O2 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, ये हाफ O2 और ये हाफ O2 कैंसिल हो जाएंगे, और हमारे पास सेम ये रिएक्शन आ जाएगी, ठीक है। व्हेन बोथ द रिएक्शन टेक्स प्लेस टू यील्ड इक्वेशन 6 पॉइंट द नेट गिव्स एनर्जी बिकम एडिशन ऑफ द बोथ डेल्टा जी, ठीक है। बेसिकली इसका डेल्टा जी है, इसका डेल्टा जी है, अगर ये दोनों रिएक्शन दोनों के एडिशन से बनती है तो बेसिकली इनका नेट जो डेल्टा जी हो जाएगा वो दोनों का एडिशन हो जाएगा, ठीक है। नेचुरली द रिजल्टेंट रिएक्शन विल टेक्स प्लेस व्हेन द राइट हैंड साइड इक्वेशन 6.3 इज नेगेटिव। बेसिकली जो रिजल्टेंट रिएक्शन है वो कब टेक्स प्लेस होगी, जब जो राइट हैंड साइड इक्वेशन में है वो क्या होगी, नेगेटिव होगी, ठीक है। इन डेल्टा जी वर्सेस टी प्लॉट रिप्रेजेंटिंग, बेसिकली डेल्टा जी वर्सेस टी प्लॉट क्या होता है, लिंगम डायग्राम रिप्रेजेंटिंग चेंज इन FeO इन फिगर 6.6 गोज अपवर्ड, ठीक है। ये कैसे कहाँ जाएगा, अपवर्ड की तरफ जाएगा, एंड रिप्रेजेंटिंग द चेंज C to CO गोज डाउनवर्ड, और जो C to CO जो चेंज है, मतलब कार्बन का जो ऑक्सीडेशन है उसको किस तरफ शो करेगा, लिंगम डायग्राम में डाउनवर्ड की तरफ। दे क्रॉस ईच अदर एट अबाउट 1073 केल्विन। बेसिकली 1073 केल्विन पे क्या करेंगे, एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, एंड टेम्परेचर अबव दिस अप्रोक्स द CO लाइन इज बिलो एंड द FeO लाइन, एंड डेल्टा जी CCO विल बी लेसर देन डेल्टा जी। सो अबव 1000 रेंज टेम्परेचर कोक विल रिड्यूस FeO। मतलब बेसिकली क्या है कि इस टेम्परेचर पे, ठीक है, मतलब अबव दिस टेम्परेचर, इस टेम्परेचर पे कोक क्या करेगा, FeO को रिड्यूस कर देगा, एंड विल इटसेल्फ बी ऑक्सीडाइज टू CO, और वो खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CO में। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थ्रू फिगर 6.6 अप्रोक्सीमेटली वैल्यू ऑफ डेल्टा जी आर गिवन एट अबाउट 1673 केल्विन। बेसिकली ये रिएक्शन के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। FeO इज दिस, मतलब इस रिएक्शन का जो डेल्टा है वो पॉजिटिव आया है, ठीक है, किलोजूल पर मोल में, बिकॉज इट इज ए रिवर्स ऑफ Fe फॉर्मिंग FeO। बेसिकली इसका डेल्टा जी पॉजिटिव क्यों आया है, मतलब ये एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक मतलब ये करवानी पड़ेगी, ठीक है। बेसिकली ये रिएक्शन फिजिबल नहीं है, जब इसके अंदर इतनी सारी एनर्जी हमें देनी पड़ रही है करवाने के लिए, तो ये रिएक्शन फिजिबल नहीं है, ठीक है। बेसिकली ये क्यों फिजिबल नहीं है, क्योंकि ये रिवर्स है इसकी। बेसिकली प्रोसेस में क्या होना चाहिए, FeO से ये चेंज होना चाहिए, तो इसी वजह से क्या रिएक्शन क्या है, नहीं है, फिजिबल नहीं है। एंड फॉर द रिएक्शन 2C + O2 फॉर्मिंग 2CO, ठीक है। डेल्टा जी इज -44.7 किलोजूल पर मोल, ठीक है।
बेसिकली ये रिएक्शन क्या है, ये रिएक्शन फिजिबल है। इफ वी कैलकुलेट द डेल्टा जी फॉर ओवरऑल रिएक्शन द वैल्यू इज -53 किलो जूल पर मोल। तो बेसिकली अगर हम दोनों रिएक्शन का डेल्टा जी, अभी हमने दोनों रिएक्शन पढ़ी थी, दोनों रिएक्शन की कपलिंग ओके ही वो फाइनल रिएक्शन क्रिएट हुई थी जिसके अंदर हमें आयरन ऑब्टेन हो रहा था। तो बेसिकली अगर दोनों का डेल्टा जी प्लस करते हैं तो नेट वैल्यू जो डेल्टा जी की है वो क्या आती है, -53 आती है, ठीक है। Therefore, reaction 6.2 become feasible and in a similar way, the reduction of Fe3O4 and Fe2O4 by CO are relatively at a lower temperature। ठीक है, बेसिकली क्या है कि सेम वे में, ठीक है, जो रिडक्शन है Fe3O4 की और Fe2 by CO are relatively at a lower temperature, ठीक है, can be explained on the basis of lower lying points of the intersection of their curve with CO and CO2, ठीक है। Basically, iron obtained from blast furnace contains 4% कार्बन, ठीक है, जो blast furnace से मिलता है उसके अंदर 4% एंड many impurity in smaller amount, ठीक है, सल्फर, फॉस्फोरस, सिलिकॉन, मैंगनीज की एंड नोन एज पिग आयरन। बेसिकली पिग आयरन क्या होता है, इम्प्योर। अब इसके ऊपर ना कई क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि उसके पिग आयरन के अंदर कार्बन परसेंटेज कौन सी कितनी होती है, 4%, ठीक है। उसके अंदर पिग आयरन के अंदर इंप्योरिटी कौन सी होती है, सल्फर, फॉस्फोरस, सिलिकॉन एंड मैंगनीज, ठीक है। दिस इज नोन एज, इट कैन बी मोल्डेड इनटू वैरायटी ऑफ शेप। बेसिकली इसकी शेप को चेंज कर सकते हैं। कास्ट आयरन इज डिफरेंट फ्रॉम पिग आयरन, is made up of melting pig iron with scrap iron and coke using hot air blast। बेसिकली फिर कास्ट आयरन में और इसमें क्या डिफरेंस होता है, अगर हम पिग आयरन को मेल्ट कर दें किसके साथ, विद स्क्रैप ऑफ आयरन एंड कोक यूजिंग हॉट एयर ब्लास्ट। बेसिकली एक हॉट एयर ब्लास्ट के साथ पिग आयरन को मेल्ट कर दें, ठीक है। इट हैज स्लाइटली लोअर कार्बन कंटेंट अबाउट 3%। इसके अंदर क्या होगा, जो कार्बन कंटेंट है वो अबाउट 3% होगा, मतलब कार्बन कंटेंट रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, जब इसको कोक के साथ हॉट एयर ब्लास्ट में वो करेंगे, ठीक है। एक्सट्रीमली हार्ड एंड इज एक्सट्रीमली हार्ड एंड ब्रिटल। बेसिकली पिग आयरन के अंदर कार्बन परसेंटेज कितना होता है, 4 होता है, ठीक है, और कास्ट आयरन के अंदर कितना होता है कार्बन परसेंटेज, 3%। इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो ये चीजें याद रखने की है, उनको ऐसे एनसीईआरटी में मार्क करके लिख लो ताकि जब रिवाइज करो तो आपको सीधी चीजें सामने मिले, ठीक है। उसके बाद आता है फर्दर रिडक्शंस, ठीक है। उसके बाद आता है रोट आयरन और मैलिएबल आयरन इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कमर्शियल आयरन। बेसिकली रोट आयरन और जो मैलिएबल आयरन है वो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कमर्शियल। मैलिएबिलिटी क्या होती है कि किसी भी मेटल को पीट के थिन शीट्स, हाँ डक्टिलिटी होती है शीट, तो हाँ मतलब थिन वायर्स में कन्वर्ट करना, ठीक है। एंड इज प्रिपेयर्ड फॉर फ्रॉम कास्ट आयरन बाय ऑक्सीडाइजिंग इम्प्योरिटी। बेसिकली क्या है कि ये कैसे प्रिपेयर होता है, बाय ऑक्सीडाइजिंग, इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कास्ट आयरन बाय ऑक्सीडाइजिंग इम्प्योरिटी। बेसिकली इसकी कास्ट आयरन से जो रोट आयरन है, जो कमर्शियल आयरन है, जो प्योरेस्ट फॉर्म आयरन की, वो इन ए रिवर्बटरी फर्नेंस लाइंड बाय हेमेटाइट, ठीक है। द हेमेटाइट ऑक्सीडाइजेज कार्बन टू कार्बन मोनोऑक्साइड। बेसिकली जो हेमेटाइट है वो क्या करता है, ऑक्सीडाइज कर देता है कार्बन को किसके अंदर, कार्बन टू कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। Fe2O3 + 3C फॉर्मिंग दिस, ठीक है। ये कार्बन को किसके अंदर चेंज कर देता है, हेमेटाइट, इसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर, ठीक है। लाइमस्टोन इज एडेड एज ए फ्लक्स। लाइमस्टोन को कैसे डालते हैं, एज ए फ्लक्स डालते हैं, मतलब मूवमेंट के लिए। एंड सल्फर, सिलिकॉन एंड फॉस्फोरस आर ऑक्सीडाइज। बेसिकली सल्फर, सिलिकॉन, फॉस्फोरस क्या थी, ये इम्प्योरिटी थी, और इधर बताया है कि बाय कास्ट आयरन बाय ऑक्सीडाइजिंग इम्प्योरिटी। बेसिकली इस इम्प्योरिटी को ऑक्सीडाइज कर देते हैं, ठीक है, एंड पास्ड इनटू द स्लैग। बेसिकली स्लैग के अंदर डाल दी जाती है, ठीक है। द मेटल इज रिमूव्ड एंड फ्रीड फ्रॉम द स्लैग। बेसिकली मेटल को क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं और स्लैग से अलग उसको कर लेते हैं, ठीक है। एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम कॉपरस ऑक्साइड। बेसिकली कॉपर का एक्सट्रैक्शन है किसके अंदर से, बेसिकली ये कंसेप्ट वो ही दो हैं, ठीक है। उसको ऑक्साइड कर में बनाना, फिर उसको क्या कर देना, रिड्यूस कर देना, ठीक है। लेकिन ये अलग अलग एग्जाम्पल्स में आप एग्जाम्पल्स मान सकते हैं उनको,
बेसिकली उसकी फॉर्म में ये बताया गया है, ठीक है। इन द ग्राफ डेल्टा जी वर्सेस टी, बेसिकली अलिंगम डायग्राम, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड द Cu2O लाइन इज ऑलमोस्ट एट द टॉप। बेसिकली जो Cu2O की लाइन है वो क्या है, टॉप पे, ठीक है। इट इज क्वाइट इजी टू रिड्यूस ऑक्साइड और ऑफ कॉपर डायरेक्टली टू मेटल बाय हीटिंग विद कोक। बेसिकली ये आसान है, क्या आसान है कि कॉपर का जो कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन है बेसिकली वो आसान है, मतलब उसको बेसिकली हीटिंग विद कोक के साथ ही हम रिड्यूस कर सकते हैं। द लाइन CO एंड CO2 आर मच एट अ लोअर पोजीशन इन द ग्राफ पर्टिकुलरली आफ्टर 502। जैसे हमने देखा था कि जो कार्बन की जो लाइन है, कार्बन वाली जो लाइन है ग्राफ के अंदर, वो क्या है, नीचे है, ठीक है। ओवर मैनी ऑफ द और सल्फाइड एंड सम में कंटेन आयरन, ठीक है। मतलब कुछ और है जो कॉपर की वो क्या है, सल्फाइड और है, ठीक है। कुछ के अंदर आयरन भी है, ठीक है। द सल्फाइड आर रोस्टेड एंड स्मेल्टेड टू गिव ऑक्साइड। बेसिकली क्या करते हैं, जो सल्फाइड और है उसको क्या कर देते हैं, रोस्ट कर देते हैं, क्या क्या निकालते हैं उसके अंदर से, ऑक्साइड। बेसिकली वही दो प्रोसेस है, पहले जिस भी तरह की और होगी उसको किसके अंदर कन्वर्ट करेंगे, ऑक्साइड के अंदर। बेसिकली उसमें ऊपर दिखा था सल्फाइड और को किसके अंदर कन्वर्ट करेंगे, ऑक्साइड के अंदर, एंड देन उसको क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, ठीक है। इधर भी यही काम हो रहा है, ठीक है। 2CO2S प्लस 3O2, ठीक है। रोस्टिंग करी है मतलब ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया। अगर कैल्सिनेशन होती तो इसको सिंपली हीट करते, ठीक है, सिंपली हीट करते। लेकिन इधर क्या हुआ, इधर रोस्टिंग हुई है, ठीक है, ये रोस्टिंग है। अगर कैल्सिनेशन होती तो O2 नहीं होती, ठीक है। 2Cu2O plus SO2, the oxide can then be easily reduced to metallic copper using coke, ठीक है। देन उसको क्या कर देते हैं, ऑक्साइड को क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं टू मेटेलिक कॉपर। बेसिकली वही दो प्रोसेस है। किसी भी एलिमेंट की मेटलर्जी में, एलिमेंट बोल रहा हूँ, मेटल की मेटलर्जी में, उसके और को क्या करते हैं, पहले ऑक्साइड, उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, एंड देन उसको क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। इन एक्चुअल प्रोसेस द ओर इज हीटेड इन ए रिवर्बटरी फर्नेस आफ्टर मिक्सिंग विद सिलिका, ठीक है। मतलब जो एक्चुअल प्रोसेस होती है उसके क्या करते हैं, एक रिवर्बटरी फर्नेस के अंदर उसको हीट कर देते हैं सिलिका के साथ मिक्स। इन द फर्नेस आयरन ऑक्साइड स्लैग्स ऑफ एज आयरन सिलिकेट, जो आयरन के ऑक्साइड है वो कैसे निकल जाते हैं, आयरन सिलिकेट बन के निकल जाते हैं। एंड द कॉपर इज प्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ कॉपर मैटे। बेसिकली कॉपर किस फॉर्म में प्रोड्यूस होता है, कॉपर मैटे। दिस कंटेन Cu2S एंड FeS। बेसिकली ये कौन किसके अंदर क्या क्या होता है, Cu2S और FeS। FeO प्लस SiO2 फॉर्म FeSiO3 स्लैग। बेसिकली जो आयरन की इम्प्योरिटीज है वो कैसे एज ए स्लैग रिमूव होती है। अभी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई कॉपर की मेटलर्जी में जो आयरन की इम्प्योरिटी है वो क्या होती है, तो अलग अलग ऑप्शन दे देगा, FeO, Fe2O3, Fe3O4, Fe फलाना। तो उसके अंदर हमें क्या मार्क करना है, FeSiO3 मार्क करना है, ठीक है। उसके बाद आता है कॉपर मैटे इज देन चार्ज इनटू सिलिका। बेसिकली जो कॉपर मैटे है वो किसके अंदर चार्ज कर दिया जाता है, सिलिका के अंदर। लाइंड कन्वर्टर, सम सिलिका इज ऑल्सो एडेड एंड हॉट एयर ब्लास्ट इज ब्लोन टू कन्वर्ट द रिमेनिंग FeS, FeO एंड CO2S टू मेटेलिक कॉपर। बेसिकली इसके अंदर क्या बताया कि कॉपर मेटल किसके अंदर चार्ज कर दिया जाता है, सिलिका के, एंड देन silica is also added and hot air blast is blown to convert the remaining FeS और FeO। बेसिकली जैसे आयरन के अंदर हुआ था हॉट एयर ब्लास्ट, मतलब हमने पिग आयरन को कास्ट आयरन में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया था, उसको हॉट एयर ब्लास्ट के अंदर वो किया था कोक के साथ, ठीक है। तो उसके अंदर वो क्या हो गया था, जो 4% कार्बन था, जो 4% कार्बन था वो कितना हो गया था, 3%, और वो क्या हो गया था, ब्रिटल और मोर प्योर हो गया था, ठीक है। तो इसके अंदर भी ऐसे ही करते हैं, ठीक है। तो जो भी इम्प्योरिटी FeS, FeO या CO2S, CO2O वाली इम्प्योरिटीज क्या हो जाती हैं, वो रिमूव हो जाती हैं, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस, ठीक है। ये 3O2 डाला, फिर ये FeSiO3 निकल गया, फिर ये आगे प्योरिटी वाले स्टेप्स हैं। ये अगर कोई कॉपर की इम्प्योरिटी है, द सोलिडिफाइड कॉपर obtained
हैज अ ब्लिस्टर्ड अपीयरेंस, बेसिकली उसकी अपीयरेंस क्या होती है, ब्लिस्टर्ड, ड्यू टू इवोल्यूशन ऑफ SO2। क्यों होती है उसकी ब्लिस्टर्ड अपीयरेंस, किसकी वजह से, एवोल्यूशन ऑफ SO2, एंड सो इट इज कॉल्ड एज ब्लिस्टर कॉपर, और उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लिस्टर कॉपर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक फ्रॉम जिंक ऑक्साइड, ठीक है। द रिडक्शन ऑफ जिंक ऑक्साइड इज डन यूजिंग कोक, बेसिकली दो की पढ़ ली हमने, आयरन की पढ़ ली, कॉपर की पढ़ ली, उसके बाद आता है जिंक की, ठीक है। रिडक्शन ऑफ जिंक ऑक्साइड, ठीक है, इज डन यूजिंग कोक, बेसिकली मेजरली कोक का यूज हो रहा है, ठीक है। द टेम्परेचर इन दिस केस इज हायर देन दैट इन द केस ऑफ कॉपर, बेसिकली इसके अंदर हमें कॉपर से थोड़ा टेम्परेचर ज्यादा है। फॉर द पर्पज ऑफ हीटिंग द ऑक्साइड इज मेड इनटू ब्रिकेट्स विद कोक, बेसिकली क्या, किसकी फॉर्म में, किसके अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, ब्रिक्स के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं हीटिंग पर्पज के लिए, कोक एंड क्ले, ठीक है। तो बेसिकली ये रिएक्शन होती है ZnO प्लस कार्बन फॉर्मिंग Zn प्लस CO, ठीक है। बेसिकली ये क्या हो रहा है, ये रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। ये सिर्फ रिडक्शन हो रहा है, ये नहीं, ये दोनों रिएक्शन है, ये रिडॉक्स रिएक्शन है। क्या है ये, रेडॉक्स रिएक्शन है। Zn2 प्लस से किसके अंदर जा रहा है, 0 के अंदर, ये क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। कार्बन 0 से किसके अंदर जा रहा है, +2 के अंदर, ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। द मेटल इज डिस्टिल्ड ऑफ एंड द कलेक्टेड बाय रैपिड चिलिंग, बेसिकली जिंक की हमारे अंदर इतना नहीं दिया हुआ, बेसिकली इसके अंदर सिर्फ रिडक्शन पार्ट बताया गया है कि जिंक ऑक्साइड से कैसे निकालते हैं। बेसिकली जिंक की और जो है वो बेसिकली ऑक्साइड की फॉर्म में ही ज़्यादा अवेलेबल होती है, इस वजह से उसके अंदर वो जो स्टार्टिंग वाला स्टेप है ऑक्साइड में कन्वर्ट करने वाला, वो स्टेप की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है। ये कुछ इंटेक्स्ट क्वेश्चन है, आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी, बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल क्या है मेटलर्जी के। वी हैव सीन हाउ प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आर अप्लाइड टू पायरोमेटलर्जी, बेसिकली हमने देखा कि थर्मोडायनेमिक्स का कैसे इस्तेमाल हुआ मेटलर्जी में। सिमिलर प्रिंसिपल आर इफेक्टिव इन रिडक्शन ऑफ मेटल आयंस इन सॉल्यूशन और इन मोल्टन स्टेट, बेसिकली सेम कंसेप्ट्स या जो सेम प्रिंसिपल है वो क्या, किसमें इफेक्टिव है, वो रिडक्शन ऑफ मेटल इन आयन एंड सॉल्यूशन। बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल क्या होता है, मतलब इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और केमिकल में इलेक्ट्रिसिटी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, आयंस, पॉजिटिव कैटायन एंड आयन होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये वो बताया गया, ठीक है। हियर दे आर रिड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस और बाय एडिंग सम रिड्यूसिंग एलिमेंट, बेसिकली ये या तो इलेक्ट्रोलिसिस के साथ रिड्यूस किए जाते हैं या किसी रिड्यूसिंग एलिमेंट, जैसे हमने उसके अंदर कार्बन डाला था वैसे किए जाते हैं, ठीक है। इन द रिडक्शन ऑफ मोल्टन मेटल साल्ट्स इलेक्ट्रोलिसिस इज डन, बेसिकली जो मोल्टन मेटल साल्ट्स हैं जो उसके अंदर क्या कर दिया जाता है, इलेक्ट्रोलिसिस की करवाई जाती है। सच मेथड आर बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल्स, बेसिकली वो किसके ऊपर बेस्ड होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल विच कुड बी अंडरस्टूड थ्रू द इक्वेशन, बेसिकली डेल्टा जी की इक्वेशन -NFE, ठीक है। ये डेल्टा जी नॉट है बेसिकली, ठीक। हियर n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बेसिकली n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड E नॉट इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द रिडॉक्स कपल, बेसिकली जो कपल रिएक्शन हमने पढ़ी है ये उसका क्या है, E नॉट वैल्यू है, ठीक है, फॉर्म्ड इन द रिएक्शन। मोर रिएक्टिव मेटल हैव लार्ज नेगेटिव वैल्यू, बेसिकली जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है उसकी क्या वैल्यू है, लार्ज नेगेटिव वैल्यू है। जो जितने भी ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है उनकी, मतलब जो जितना ज़्यादा रिएक्टिव होगा उसकी इलेक्ट्रोड की वैल्यू क्या होगी, मतलब E नॉट की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो ज़्यादा नेगेटिव होगा। मतलब इसका मतलब क्या है कि सबसे ज़्यादा किसकी है, बेसिकली सबसे ज़्यादा किसकी है, जिंक की, ठीक है। सो देयर रिडक्शन इज डिफिकल्ट, बेसिकली जिंक का रिडक्शन सबसे डिफिकल्ट है। इफ द डिफरेंस ऑफ द टू E नॉट वैल्यू कॉरस्पॉन्ड टू पॉजिटिव E नॉट एंड कॉन्सिक्वेंटली नेगेटिव डेल्टा जी, देन लेस रिएक्टिव मेटल विल कम आउट ऑफ द सॉल्यूशन। बेसिकली क्या है कि अगर E नॉट की वैल्यू पॉजिटिव है और कॉन्सिक्वेंटली जो डेल्टा जी है कंप्लीट रिएक्शन का वो क्या है, नेगेटिव है, तो जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा, लेस रिएक्टिव एलिमेंट होगा, एंड द मोर रिएक्टिव मेटल विल गो इनटू द सॉल्यूशन, और जो मोर रिएक्टिव मेटल होगा वो क्या होगा, वो सॉल्यूशन के अंदर चला जाएगा, ठीक है। बेसिकली ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। कॉपर आयन सॉल्यूशन में था,
उसके अंदर आयरन डाल दिया, ठीक है। तो अब क्या हो गया कि जिस भी ऑब्जेक्ट के अंदर वो था वो कॉपर उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। बेसिकली हम चम्मच वाला एक्सपेरिमेंट करते थे, उसके अंदर क्या होता था, चम्मच का कलर चेंज हो जाता था या सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाता था, ठीक है। वो डिपेंड ऑन मेटल एलिमेंट आप क्या ले रहे हो, कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है कौन सा कम रिएक्टिव है। बेसिकली अगर आपने ज़्यादा रिएक्टिव सॉल्यूशन लिया है तो वो क्या करेगा, वो मेटल के ऊपर जमा हो जाएगा। इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में भी यही हो रहा है कि कॉपर क्या है, आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है तो वो उसके ऊपर डिपॉजिट हो रहा है, ठीक। और आयरन किसके अंदर चला जा रहा है, वो सॉल्यूशन के अंदर। इन सिंपल इलेक्ट्रोलिसिस द Mn प्लस आयन आर डिस्चार्ज एज नेगेटिव इलेक्ट्रोड। बेसिकली जो Mn प्लस आयन है वो कैसे डिस्चार्ज होते हैं, एज ए नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है, एंड डिपॉजिटेड देयर। बेसिकली Mn प्लस कैसे होते हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की फॉर्म में या कैथोड की फॉर्म में, ठीक है। Precautions are taken considering the reactivity of the metal produced and suitable material are used as electrode। बेसिकली हर चीज़ देख के ही इलेक्ट्रोड वगैरह चूज किए जाते हैं। समटाइम्स ए फ्लक्स इज एडेड फॉर मेकिंग मोल्टन मास मोर कंडक्टिंग। बेसिकली एक फ्लक्स भी एडेड कर दिया जाता है ताकि जो मोल्टन मास है वो ज़्यादा कंडक्टिंग हो जाए, ठीक है। उसके बाद आता है एल्यूमिनियम, ठीक है। इन द मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम प्यूरिफाइड Al2O3 is mixed with Na3AlF6 or CaF2 which lowers the melting point of the mixture। Basically metallurgy of aluminium purified with Al2O3 is mixed with Na3AlF6, ठीक है, which lowers the melting point of the mixture and brings conductivity। The fused metric is electrolyzed steel vessel with lining of carbon act as cathode, ठीक है, एंड ग्रेफाइट एनोड इज यूज्ड। बेसिकली ये सारी लर्नेबल इन्फॉर्मेशन है, इसमें कुछ बताने का नहीं है, मतलब ये एज इट इज रीड करने की है कि इसके अंदर ये होता है। अभी एनोड में क्या यूज होता है, ग्रेफाइट यूज होता है, ठीक है। फ्यूड मैट्रिक्स, जो फ्यूज्ड मैट्रिक्स है वो इलेक्ट्रोलाइज्ड होता है, ठीक है। स्टील वेसल लाइनिंग ऑफ कार्बन एज कैथोड। बेसिकली स्टील वेसल का क्या यूज करते हैं, लाइनिंग में कार्बन एक्ट एज कैथोड, ठीक है। द ओवरऑल रिएक्शन में बी रिटन एज दिस। बेसिकली जो ओवरऑल रिएक्शन होती है एल्यूमिनियम की वो कैसे होती है, ऐसे होती है। बेसिकली एल्यूमिनियम की जो ऑक्साइड है, ठीक है, वो क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, और कार्बन क्या करता है, ऑक्साइड ऑक्सीडाइज करता है। बेसिकली अगर आप देखोगे ना कोई भी मेटलर्जी है, ये सिंपल बेसिक 2 स्टेप है बस। अभी बस ये कह लो अलग अलग एग्जाम्पल में बता रहे हैं तो ये वो बताया गया है, ठीक है। इसके अंदर ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको बेसिक 2 कंसेप्ट पता है। देखो एक कंसेप्ट वही है, बस क्या करना है, पहले अगर किसी और फॉर्म में है उसकी और तो उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है एंड देन उसका रिडक्शन करना है और हमारे पास मेटल अवेलेबल हो जाएगा। और अगर बिल्कुल प्योर फॉर्म में करना है उसको क्या कर देना, स्ट्रॉन्ग हीट कर देना, किसके अंदर, किसके अंदर, ब्लास्ट, वो ब्लास्ट नहीं, ओपन ड्राई ब्लास्ट फर्नेस में उसको क्या कर देना, हीट कर देना। दिस प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इज नोन एज हेल-हेराल्ट प्रोसेस। बेसिकली इनको याद रखो, जो ये पर्टिकुलर मेटल की है ना, मतलब जो इम्पोर्टेंट है, ये ओवरऑल रिएक्शन याद रखो, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, अभी हमें ओवरऑल रिएक्शन पता है, हम इंडिविजुअल भी जो कपल रिएक्शन बोलते हैं इसको, इसका अलग अलग भी निकाल सकते हैं, ठीक है। और इसका नाम बेसिकली इंपॉर्टेंट है, हेल-हेराल्ट प्रोसेस, ठीक है। Thus electrolysis of molten mass is carried out in electrolytic cell using a carbon electrodes, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलिसिस किसकी, मोल्टन मास की कैरिड आउट की जाती है इन्हें इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर यूजिंग कार्बन इलेक्ट्रोड। द ऑक्सीजन लिबरेटेड एट एनोड रिएक्ट विद कार्बन ऑफ एनोड प्रोड्यूसिंग CO एंड CO2। बेसिकली जो ऑक्सीजन लिबरेट कर दी जाती है एट एनोड, रिएक्ट विद, किसके साथ रिएक्ट करती है, कार्बन ऑफ एनोड प्रोड्यूसिंग CO एंड CO2, ठीक है। दिस वे of each kg of aluminium produce about 0.5 kg of carbon anode is burnt away। बेसिकली इसमें 0.5 kg किसकी बर्न होती है, कार्बन एनोड की, एंड द इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन आर दिस, ठीक है। कैथोड के ऊपर क्या होता है, रिडक्शन होता है, ठीक है। एनोड के ऊपर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो बेसिकली कैथोड के ऊपर एल्यूमिनियम रिड्यूस होता है और ये क्या होते हैं, ऑक्सीडाइज होते हैं, ठीक है। उसके बाद है कॉपर फ्रॉम लो ग्रेड ओर्स टू एंड स्कार्प्स, ठीक है। बेसिकली क्या है कि कॉपर इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम हाइड्रोमेटलर्जी, ठीक है, मतलब हाइड्रोमेटलर्जी मतलब वाटर से रिलेटेड, फ्रॉम लो ग्रेड सोर्स, ठीक है। जो
लो ग्रेड और होती है, मतलब जिसके अंदर कंसंट्रेशन कम होती है, इट इज लीच्ड आउट यूजिंग एसिड और बैक्टीरिया, उसको लीचिंग करते हैं उसकी बाय यूजिंग एसिड और बैक्टीरिया। द सॉल्यूशन कंटेन CO2 प्लस इज ट्रीटेड विद स्क्रैप आयरन, और जो सॉल्यूशन बनता है उसका मतलब हाइड्रोमेटलर्जी वाटर से रिलेटेड है, मतलब आयनिक फॉर्म में होगा, ठीक है। उस CO2 प्लस को किसके साथ ट्रीट करते हैं, स्क्रैप आयरन के साथ ट्रीट करते हैं, और हाइड्रोजन, ठीक है। बेसिकली क्या है कि कॉपर निकालने का तरीका है फ्रॉम लो ग्रेड और, लो ग्रेड और मतलब जिसके अंदर कॉपर की कंसंट्रेशन कम हो, ठीक है। और उसके अंदर किसका यूज होते हैं, स्क्रैप आयरन का यूज होता है। बेसिकली क्या होता है कि मोल्टन स्टेट में होती है, उसको किसके साथ ट्रीट किया जाता है, स्क्रैप आयरन या फिर H2 के साथ ट्रीट किया जाता है, और उसके साथ हमें 2H प्लस और कॉपर अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल दिया हुआ है, at a site low grade copper are available and zinc and iron scrap are also available, which of the two scrap would be more suitable for reducing the leached copper ore, ठीक है। बेसिकली पूछा गया कि एक लो ग्रेड कॉपर अवेलेबल है। अभी ये लो ग्रेड से क्यों करते हैं, क्योंकि अभी हर जगह हाई ग्रेड की और अवेलेबल नहीं होती कॉपर की, ठीक है। तो जहाँ लो ग्रेड अवेलेबल होती है तो लो ग्रेड से भी काम चलाना पड़ता है, ठीक है। अभी एग्जांपल दिया हुआ है, मतलब ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जिंक में यूज करें या आयरन की यूज करें। बेसिकली हमने थ्योरी में पढ़ा है कि इन्होंने आयरन की यूज किया, तो हम तो आयरन के साथ जाएंगे, ठीक है। और इसके अंदर एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है, देखो क्या दी हुई है, जिंक बीइंग अबव आयरन इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। बेसिकली जिंक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आयरन से अबव है, मतलब ज्यादा रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव है, ठीक है। जिंक रिएक्टिव है। द रिडक्शन विल बी फास्टर इन केस ऑफ जिंक, बेसिकली रिडक्शन फास्ट होगी, बट जिंक इज कॉस्टलियर मेटल, लेकिन जो जिंक है वो क्या है, कॉस्टली मेटल है, देन आयरन, सो यूजिंग आयरन स्क्रैप्स विल बी एडवाइजेबल एंड एडवांटेजियस। बेसिकली इन्होंने भी आयरन स्क्रैप ऊपर बताई हुई है और हाइड्रोजन बताई हुई है, ठीक है, तो हम भी उसके साथ ही चलेंगे, ठीक है। उसके बाद है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। बिसाइड रिडक्शन सम एक्सट्रैक्शन आर बेस्ड ऑन ऑक्सीडेशन पर्टिकुलरली, बेसिकली ऑक्सीडेशन पर्टिकुलरली फॉर नॉन मेटल्स। बेसिकली मेटल्स के अंदर तो क्या है, रिडक्शन यूज होता है, और जो नॉन मेटल्स है उसके अंदर कुछ के अंदर क्या यूज होता है, ऑक्सीडेशन यूज होता है। ए वेरी कॉमन एग्जांपल ऑफ एक्सट्रैक्शन बेस्ड ऑन ऑक्सीडेशन इज द एक्सट्रैक्शन ऑफ क्लोरीन फ्रॉम ब्राइन। क्लोरीन इज अबंडेंट इन सी वाटर एज ए कॉमन सॉल्ट। बेसिकली एक कॉमन एग्जांपल है जो किसके ऊपर बेस्ड होता है, ऑक्सीडेशन के ऊपर बेस्ड होता है, वो क्या है, एक्सट्रैक्शन ऑफ क्लोरीन फ्रॉम ब्राइन। ब्राइन बेसिकली क्या होता है, ब्राइन होता है NaCl इन वाटर, ठीक है। 2Cl प्लस 2H2O 2OH H2 प्लस Cl2 गैस, बेसिकली ये बनता है, ठीक है। ये रिएक्शन दी हुई है, ठीक है। मतलब क्या है कि Cl आयन है वाटर के अंदर, वाटर है, ठीक है, वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, Cl2 गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और हमें क्लोरीन गैस मिल जाती है, ठीक है। द डेल्टा G फॉर दिस रिएक्शन इज प्लस 422 किलो जूल, हेंस when it is converted to E naught using delta G minus NFE, comes out to be minus 2.2. Naturally, it will require an extremely EMF that is greater than 2.2. Basically, इसको एक high EMF वैल्यू की रिक्वायरमेंट है जिसकी वैल्यू 2.2 से भी ज़्यादा है. But the electrolysis require an excess potential to overcome some of the other hindering reactions. Basically, लेकिन जो इलेक्ट्रोलिसिस है उसको इससे भी ज़्यादा एक्सेस पोटेंशियल चाहिए, क्योंकि कुछ अलग और भी हिंडरिंग प्रोसेस होती है. मतलब बेसिकली जो थ्योरी में आती है वो सारी नहीं आती, कुछ छोटी मोटी रिएक्शंस भी जो हिंडर करती हैं वो होती हैं, ठीक है. Thus, Cl2 is obtained by electrolysis giving out H2 and aqueous NaOH as a byproduct. Basically Cl2 निकल जाती है. NaOH इधर इसलिए लिखा है, उधर ऊपर रिएक्शन में OH माइनस दिया हुआ है, लेकिन बेसिकली सी वाटर के अंदर NaCl होता है, तो बेसिकली Na क्या करता है, माइनस OH के साथ कंबाइन कर देता है एज ए बाई प्रोडक्ट. बाई प्रोडक्ट क्या होते हैं, जो रिएक्शन के अंदर बचे हुए प्रोडक्ट होते हैं. इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl इज ऑल्सो कैरिड आउट. बेसिकली जो मोल्टन NaCl है उसकी इलेक्ट्रोलिसिस भी होती है, ठीक है. बट इन द केस ऑफ Na मेटल इज प्रोड्यूस्ड एंड नॉट NaOH. बेसिकली उस केस में अगर मोल्टन NaCl की हम इलेक्ट्रोलिसिस करें
ठीक है। अगर हम किसकी इलेक्ट्रोलिसिस करें, मोल्टन NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस करें, तो उस टाइम पे सिर्फ Na मेटल प्रोड्यूस्ड होगा, NaOH प्रोड्यूस नहीं होगा। बेसिकली इसके अंदर क्या था, इसके अंदर हमने वाटर भी यूज किया था, तो बेसिकली OH माइनस प्रोड्यूस हुआ था। लेकिन अगर सिर्फ मोल्टन NaCl होगा तो उसमें OH माइनस तो होगा नहीं, तो NaOH कैसे प्रोड्यूस होगा, तो उसके अंदर सिर्फ क्या प्रोड्यूस होगा, Na मेटल प्रोड्यूस होगा, ठीक है। As studied earlier, the extraction of gold and silver involves leaching. बेसिकली जो एक्सट्रैक्शन किसका, गोल्ड का और सिल्वर का जो एक्सट्रैक्शन है वो क्या इन्वॉल्व करता है, लीचिंग इन्वॉल्व करता है मेटल विद Cn माइनस। बेसिकली जो गोल्ड है और जो सिल्वर है उसका जो लीचिंग है वो किसके साथ होता है, Cn माइनस। दिस इज ऑल्सो एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। बेसिकली ये भी एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। Ag किसके अंदर कन्वर्ट होता है, Ag प्लस के, Au किसके अंदर, Au प्लस के। द मेटल इज लेटर रिकवर्ड बाय डिस्प्लेसमेंट मेथड। बेसिकली जो मेटल है उसको बाद में रिकवर कर लेते हैं किसके साथ है, डिस्प्लेसमेंट मेथड के साथ। बेसिकली दो पढ़ लिया हमने, एक तो क्लोरीन वाला जो ऑक्सीडेशन से, अभी बेसिकली दो तरीके पढ़ लिए हमने, एक ऑक्सीडेशन से भी, प्यूरिफिकेशन और रिडक्शन से भी, ठीक है। रिएक्शन दी हो गया, Au किसके साथ, 8Cn के साथ प्लस वाटर प्लस O2, ठीक है। उसके बाद ये कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं और 4OH बाहर निकल जाते हैं। बेसिकली इसके अंदर भी यही होता है, ठीक है। इन दिस रिएक्शन जिंक एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। बेसिकली इसके अंदर जिंक कैसे एक्ट करता है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जिंक का काम क्या होता है गोल्ड की सिल्वर की एक्सट्रैक्शन में, तो वो किस काम आता है, वो रिड्यूसिंग एजेंट की काम आता है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद आता है रिफाइनिंग, बेसिकली लास्ट स्टेप, ठीक है। ए मेटल इज एक्सट्रैक्टेड बाय एनी मेथड इज यूजुअली कंटामिनेटेड विद सम इम्प्योरिटी। बेसिकली जैसे हमने आयरन के केस में पढ़ा था कि पिग आयरन के अंदर 4% कार्बन होता है और कुछ फॉस्फोरस, सल्फर की या सिलिकॉन और मैंगनीज की इम्प्योरिटीज भी होती हैं, ठीक है। तो उस इम्प्योरिटीज को भी रिमूव करने के लिए रिफाइनिंग की जाती है, ठीक है। For obtaining metal with high purity and several techniques are using depending upon the difference in property of metal and the impurity. Some of them are listed below. Basically अलग अलग मेटल की अलग अलग प्रॉपर्टी होते हैं, तो उनके लिए अलग अलग प्रोसेस होती है, ठीक है। तो उनकी अलग अलग प्रोसेस दी हुई है। बेसिकली डिस्टिलेशन, लिक्वेशन, इलेक्ट्रोलिसिस, जोन रिफाइनिंग, वेपर फेज रिफाइनिंग, क्रोमेटोग्राफिक मेथड्स एंड दीज आर डिस्क्राइब्ड इन डिटेल हियर। बेसिकली अलग अलग प्रोसेसेस है और ये अलग अलग प्रॉपर्टी पे बेस्ड होती है। बेसिकली डिफरेंस इन प्रॉपर्टी पे बेस्ड होती है, मतलब अलग अलग मेटल की प्रॉपर्टी के ऊपर ये डिपेंड होती है, ठीक है। मेटल की भी प्रॉपर्टी और इम्प्योरिटी की भी प्रॉपर्टी। बेसिकली अगर उनकी प्रॉपर्टी का ही यूज करके इनको बनाया गया, जैसे मैग्नेटिक सेपरेशन वाला था, अगर वो सिर्फ उस केस में एप्लीकेबल है अगर इम्प्योरिटी या फिर जो और है वो क्या है, मैग्नेटिकली मतलब अट्रैक्टेड या रिपल्सिव है, मतलब उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो बेसिकली ये भी ऐसी है, ठीक है। उसके बाद आता है डिस्टिलेशन। दिस इज वेरी यूजफुल फॉर लो बॉइलिंग मेटल्स। बेसिकली जो लो बॉइलिंग मेटल्स है उनके लिए डिस्टिलेशन क्या है, यूजफुल है, लाइक जिंक एंड मरकरी। एग्जाम्पल क्या क्या है, जिंक और मरकरी। द इम्प्योर मेटल इज इवेपोरेटेड टू ऑब्टेन द प्योर मेटल। बेसिकली उसको क्या कर देते हैं, इवेपोरेट कर देते हैं और क्या मिल जाता है, मेटल क्या मिल जाता है, डिस्टिलेट मिल जाता है, ठीक है। लिक्वेशन। इन दिस मेथड लो मेल्टिंग मेटल लाइक टिन कैन बी मेड टू फ्लो ऑन स्लोप सरफेस। बेसिकली क्या करते हैं, जो जल्दी मेल्ट हो जाता है उसको क्या करते हैं, मतलब जो इसकी इम्प्योरिटी है उसके बेसिस, उसके कंपैरिजन में ये जल्दी वो हो जाता है और वो बह के बाहर निकल आता है। इन दिस वे इट इज सेपरेटेड फ्रॉम हाई मेल्टिंग इम्प्योरिटी। मतलब इसी तरीके से ये किन से रिमूव कर दिया जाता है, हाई मेल्टिंग इम्प्योरिटी, मतलब जो हाई टेम्परेचर पे मेल्ट होती है, ठीक है। उसके बाद आता है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। इन दिस मेथड द इम्प्योर मेटल इज मेड टू एक्ट एज एनोड। बेसिकली जो इम्प्योर मेटल है वो कैसे एक्ट करता है,
एनोड की तरह। जो इम्प्योर मेटल है वो कैसे एक्ट करता है, एनोड की तरह एक्ट करता है। किसकी तरह एक्ट करता है इम्प्योर मेटल, एनोड की तरह एक्ट करता है, ठीक है। ए स्ट्रिप ऑफ द सेम मेटल इन द प्योर फॉर्म इज यूज्ड एज कैथोड। बेसिकली जो स्ट्रिप है सेम मेटल की वो किसकी तरह यूज होती है, कैथोड की तरह यूज होती है, ठीक है। जो सेम मेटल की क्या है, स्ट्रिप है प्योर फॉर्म में, दे आर पुट इन ए सुटेबल इलेक्ट्रोलिटिक बाथ कंटेनिंग सोल्यूबल साल्ट ऑफ द सेम मेटल। बेसिकली उनको किसके अंदर डाल देते हैं, एक इलेक्ट्रोलिटिक बाथ के अंदर, ठीक है। द मोर बेसिक मेटल रिमेन्स इन द सॉल्यूशन, द लेस बेसिक वंस गो टू द एनोड मड। बेसिकली जितने भी मेटल जो सॉल्यूशन के बेसिक मेटल सॉल्यूशन के अंदर होंगे उतने ही लेस बेसिक कहाँ होंगे, एनोड मड के अंदर, ठीक है। दिस प्रोसेस इज ऑल्सो एक्सप्लेन्ड यूजिंग कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ओवर पोटेंशियल एंड गिव्स एनर्जी विच यू हैव सीन इन द प्रीवियस सेक्शन। बेसिकली क्या है कि जितने ज़्यादा बेसिक मेटल सॉल्यूशन के अंदर होंगे उससे उतने ही कम बेसिक कहाँ होंगे, एनोड के अंदर होंगे, ठीक है। उसके बाद है एनोड की रिएक्शंस दी हुई है, ठीक है। बेसिकली एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा, ठीक है, मेटल का, ठीक है। तो हमें मेटल कहाँ ऑब्टेन होगा, कैथोड के ऊपर। बेसिकली ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के अंदर मेटल कहाँ ऑब्टेन होता है, कैथोड पे या एनोड पे। तो वो कहाँ ऑब्टेन होता है, कैथोड के ऊपर ऑब्टेन होता है प्योर फॉर्म में, मतलब एन की फॉर्म में, ठीक है। कॉपर इज रिफाइंड यूजिंग इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। कॉपर को कैसे करते हैं, रिफाइन कैसे करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से। एनोड आर ऑफ इम्प्योर कॉपर। बेसिकली जो एनोड है वो कैसी होती है, इम्प्योर कॉपर की, ठीक है। एंड प्योर कॉपर स्ट्रिप्स आर टेकन एज कैथोड। जो प्योर कॉपर स्ट्रिप्स हैं वो कैसे ली जाती है, कैथोड की तरफ, ठीक है। हमने पढ़ा एनोड में क्या होती है, इम्प्योरिटीज होती हैं, और जो कैथोड होती है वो प्योर होती है। द इलेक्ट्रोलाइट इज एसिडिफाइड सॉल्यूशन। जो इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या है, एसिडिफाइड सॉल्यूशन है ऑफ कॉपर सल्फेट। एंड द नेट रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इज द ट्रांसफर ऑफ द कॉपर इन फॉर्म फ्रॉम प्योर फॉर्म ऑफ फ्रॉम द एनोड टू द कैथोड। बेसिकली जो नेट रिजल्ट है इलेक्ट्रोलिसिस का वो कैसे होता है, ट्रांसफर ऑफ कॉपर इन प्योर फॉर्म, ठीक है, फ्रॉम एनोड टू कैथोड, ठीक है। उसके बाद Cu2 प्लस Cu एनोड पे सेम वही रिएक्शन दी हुई है जो ऊपर ये, बस ये नाम चेंज कर दिए। बेसिकली क्या है, कंसेप्ट एक ही रहता है, ठीक है, बस उसके नाम चेंज हो जाते हैं, जैसे ये हुआ है, ठीक है। वैसे भी याद रखो एनोड के ऊपर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। कैथोड के ऊपर क्या होता है, रिडक्शन होता है। ये रिडक्शन हो रहा है और हमें जो प्योर कॉपर मेटल है वो कहाँ मिल रहा है, कैथोड पे मिल रहा है, ठीक है। impurities from the blister copper deposit as a anode mud। जो बेसिकली impurities है वो कहाँ डिपॉजिट हो जाती हैं, एनोड मड पे, विच कंटेन्स एंटीमनी, सेलेनियम एंड टेरिलियम, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम। बेसिकली इसके अंदर कौन सी इंप्योरिटी होती है, एंटीमनी, सेलेनियम, टेरिलियम, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम, ठीक है। रिकवरी ऑफ दीज मेटल में मीट द कॉस्ट ऑफ रिफाइनिंग, ठीक है। बेसिकली इन मेटल की रिकवरी क्या कर देती है, जो रिफाइनिंग की कॉस्ट है उसको बढ़ा देती है। एंड जिंक में भी also refined this way। बेसिकली और जिंक को भी हम इसी तरीके से रिफाइन कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है जोन रिफाइनिंग एंड देन वेपर फेज रिफाइनिंग एंड क्रोमेटोग्राफिक। उसके बाद यूज ऑफ एल्यूमिनियम, कॉपर एंड जिंक, और देन अवर चैप्टर इज कंप्लीटेड, ठीक है। उसके बाद आता है जोन रिफाइनिंग, ठीक है। This method is based on the principle that impurities are more soluble in the melt than in the solid state of the metal। बेसिकली एक किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, इसका जो बेसिस ऑफ प्रिंसिपल है, बेस्ड ऑन प्रिंसिपल दैट impurities are more soluble in the melt। बेसिकली जो impurities है वो किसके अंदर ज़्यादा soluble होती हैं, soluble in the melt। बेसिकली वो किसके अंदर ज़्यादा soluble होती हैं, मेल्ट के अंदर, than in the solid। बेसिकली किसके अंदर, more in the melt than in the solid state of the metal। A mobile heater surrounding the rod of the impure metal is fixed। बेसिकली एक मोबाइल हीटर फिक्स कर दिया जाता है
surrounding the rod of the impure metal is fixed at its one end, and the molten zone moves along the heater. और जो molten zone है वो heater के साथ which is move forward, ठीक है. As the heater moves forward, the pure metal crystal out of the metal left behind and the impurity pass on into the adjacent new molten zone and created by the movement of the heater. The process is repeated several times and the heater is moved in the same direction again and again. Impurity gas concentrated at one end and this end is cut off. This method is very useful for producing semiconductor. Zone refining का किस लिए यूज होता है? Producing semiconductor and the metal with very high purity like germanium, silicon, boron and gallium. बेसिकली क्या करते हैं, ये हीटिंग डालते हैं, ठीक है. इसका जो प्रिंसिपल क्या है कि इम्प्योरिटीज आर मोर सोल्यूबल इन द मेल्ट. बेसिकली जो मेल्ट होगा उसके अंदर इम्प्योरिटीज ज़्यादा सोल्यूबल होगी. बेसिकली क्या करते हैं, ये हीटर लगा लो, ये हीटर को ऐसे मूव कराते हैं और जो इम्प्योरिटीज हैं वो क्या करती हैं, वो हीटर के साथ जो मेल्ट के साथ जो सोल्यूबल होती हैं वो आगे आगे चलती जाती है और जो प्योर मेटल है वो पीछे छूटता रहता है और इसको एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं. इसको क्या बोलते हैं, जोन रिफाइनिंग. ठीक है, समझ गए ना कि हीटर को ऐसे मूव करते रहते हैं, इम्प्योरिटी इनके साथ आगे आती रहती है और प्योर मेटल पीछे रहता है. ठीक है, उसके बाद आती है वेपर फेज रिफाइनिंग. ठीक है, इन दिस मेथड द मेटल इज कन्वर्टेड इनटू वोलेटाइल कंपाउंड. जो मेटल है उसको किसके अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, वोलेटाइल कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, विच इज कलेक्टेड एंड डिकम्पोज टू गिव प्योर मेटल. बेसिकली जिसको क्या करते हैं फिर वेपर फेज रिफाइनिंग में क्या करते हैं, वेपर फेज का मतलब ये क्या है कि जो मेटल है उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, वोलेटाइल, मतलब वोलेटाइल कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं एंड देन डिकम्पोज टू गिव प्योर मेटल. So the two requirements are the metal should be form a volatile compound with available reagent. मतलब बेसिकली जो अवेलेबल रिएजेंट है उसके साथ में जो मेटल है वो क्या बनाए, वो बनाए एक वोलेटाइल कंपाउंड बनाए. द वोलेटाइल कंपाउंड शुड बी इजीली डिकम्पोजेबल सो दैट द रिकवरी इज इजी. बेसिकली जो भी वोलेटाइल कंपाउंड बनाए, बेसिकली ये क्या बना रहा है, कंपाउंड बना रहा है. बेसिकली ये कंपाउंड बना रहा है. अब ऐसा कंपाउंड ना बन जाए कि उसको तोड़ना ही मुश्किल हो जाए, मतलब उसी में इतनी एनर्जी चली जाए, मतलब इतना स्टेबल कंपाउंड बन जाए कि वो टूटे ही ना. ठीक है, तो वो चीज़ भी नहीं होनी चाहिए. तो बेसिकली ये दो रिक्वायरमेंट्स हैं वेपर फेज रिफाइनिंग के लिए. बेसिकली जो अवेलेबल रिएजेंट है उसके साथ वोलेटाइल में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, और फिर उसका ब्रेक डाउन भी ईजी हो. ठीक है, following example will illustrate this technique. Basically Mond process for refining of nickel. ये क्वेश्चन है ना, इतनी बार आया है नेट में कि निकल की कैसे प्रोसेस रिफाइनिंग होती है, वो होती है मोंड प्रोसेस के साथ. ठीक है, इन दिस प्रोसेस निकल इज हीटेड इन ए स्ट्रीम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्मिंग ए वोलेटाइल कॉम्प्लेक्स. बेसिकली इसको क्या करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड की स्ट्रीम के साथ वो करते हैं और वो एक वोलेटाइल कॉम्प्लेक्स बनाता है. उसका नाम क्या है, निकल टेट्रा कार्बोनिल. बेसिकली इसमें निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, 0. ठीक है, दिस कॉम्प्लेक्स इज डिकम्पोज एट हायर टेम्परेचर टू ऑब्टेन प्योर मेटल. बेसिकली ये दोनों प्रोसेस दी गई हैं. बेसिकली इजीली तो NiCO4 में कन्वर्ट हो गया और इस NiCO4 को हीट किया और ये किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, Ni के अंदर प्योर जो निकल की फॉर्म में क्या हो गया, ये कन्वर्ट हो गया. उसके बाद आता है वन आर्केल मेथड फॉर रिफाइनिंग जिरकोनियम और टाइटेनियम. बेसिकली वन आर्केल मेथड, बेसिकली इस नाम के ऊपर ना क्वेश्चन नीट में भी आया है, मतलब ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं नीट में. ठीक है, ज़्यादा डीप में से और इसके अंदर से कोई क्वेश्चन नहीं पूछता या ज़्यादा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन. बेसिकली देखो ये हेडिंग से ही क्वेश्चन आए हुए हैं. ठीक है, रिफाइनिंग ऑफ जिरकोनियम एंड टाइटेनियम, जिरकोनियम और टाइटेनियम के अंदर. ठीक है, दिस मेथड इज़ वेरी यूजफुल फॉर रिमूविंग ऑल द ऑक्सीजन. बेसिकली ये मेथड किस लिए यूज होता है, सारी की सारी ऑक्सीजन रिमूव करने के लिए. एंड नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ इम्प्योरिटी इन सर्टेन मेटल. बेसिकली ऑक्सीजन और नाइट्रोजन इसके अंदर क्या है, एज ए इम्प्योरिटी है. ठीक है, द क्रूड मेटल इज हीटेड इन एन इवैक्यूएटेड वेसल विद आयोडीन. बेसिकली क्रूड मेटल को किसके अंदर, कच्चे
कच्ची धातु को, हाँ कच्ची धातु, मेटल को धातु बोलेंगे, किसके अंदर हीट कर देते हैं, इवैक्यूएटेड वेसल के अंदर हीट कर देते हैं आयोडीन के साथ, एंड द मेटल आयोडाइड बीइंग मोर कोवलेंट एंड वोलेटिलाइजेस। बेसिकली जो मेटल आयोडाइड है वो इजिली वोलेटाइल है, मतलब उसको इजिली रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली रिएक्शन दी हुई है, ZrIO4 बन जाता है। द मेटल आयोडाइड इज decomposed on tungsten filament electrically heated to about 1800 Kelvin, ठीक है। द प्योर मेटल डिपोजिट्स ऑन द फिलामेंट, ठीक है। बेसिकली इसको क्या करते हैं, 1800 किसके ऊपर, टंगस्टन फिलामेंट के ऊपर हीट करते हैं 1800 केल्विन तक, और उसके अंदर ZrI4 क्या किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जिरकोनियम के अंदर, जो प्योर फॉर्म है, और आयोडीन क्या हो जाता है, गैस बन के निकल जाता है एटमॉस्फेयर के अंदर, ठीक है। उसके बाद आता है क्रोमेटोग्राफिक मेथड। क्रोमेटोग्राफी से भी पता चल रहा है, मतलब ये कुछ ना कुछ लाइट या फोटो से रिलेटेड होगा, ठीक है। यू हैव लर्नड क्रोमेटोग्राफी टेक्निक ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस इन क्लास 11, ठीक है। बेसिकली ऑर्गेनिक में आती है, ठीक है। कॉलम क्रोमेटोग्राफी इज वेरी यूजफुल फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ एलिमेंट विच आर अवेलेबल इन माइन्यूट क्वांटिटीज। बेसिकली कॉलम क्रोमेटोग्राफी है वो क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा वेरी 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 क्या होती है, यूजफुल होती है एलिमेंट विच आर अवेलेबल इन माइन्यूट क्वांटिटीज, मतलब जो माइन्यूट क्वांटिटीज के अंदर प्रेजेंट होते हैं, एंड आर नॉट वेरी डिफरेंट इन केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं। बेसिकली क्या है कि जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस है तो वो तो हम निकाल ही लेते हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी का दिमाग लगा के, ठीक है। जैसे डिस्टिलेशन, लिक्वेशन, ठीक है, ये अलग अलग प्रोसेस करिए। डिस्टिलेशन में क्या था, बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस था, कि मतलब अगर बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है तो डिस्टिलेशन कर देते हैं, ठीक है। लिक्वेशन में मेल्टिंग पॉइंट का डिफरेंस था, ठीक है। तो अगर ज़्यादा डिफरेंस ना हो तो उसके अंदर क्या करते हैं, अगर केमिकल प्रॉपर्टीज ज़्यादा डिफरेंट ना हो तो उसके अंदर क्या करते हैं, उसके अंदर कॉलम क्रोमेटोग्राफी करते हैं, ठीक है। यूज ऑफ एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक एंड आयरन। बेसिकली यूज इज बताने हैं एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक और आयरन की, ठीक है। एल्यूमिनियम फॉसिल्स आर यूज्ड इन रैपर्स फॉर फूड मटेरियल्स। एल्यूमिनियम के फॉसिल कैसे यूज किए जाते हैं, रैपर की फॉर्म में यूज किए जाते हैं। बेसिकली ये तो यूजेज है, तो वैसे खुद भी पढ़ सकते हो, लेकिन चलो करा देते हैं। द फाइन डस्ट ऑफ मेटल इज यूज्ड इन पेंट्स एंड लैकर्स। जो फाइन डस्ट है कैसे यूज होती है, पेंट और लैकर। एल्यूमिनियम बीइंग हाईली रिएक्टिव इज आल्सो यूज्ड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रोमियम एंड मैंगनीज, ठीक है। एल्यूमिनियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है तो वो किसके अंदर भी यूज होता है, क्रोमियम के एक्सट्रैक्शन और मैंगनीज फ्रॉम देयर ऑक्साइड, मतलब उनके ऑक्साइड में से निकालने में यूज होता है, ठीक है। वायर ऑफ एल्यूमिनियम आर यूज्ड एज इलेक्ट्रिकल कंडक्टर बिकॉज वो सस्ती होती हैं, ठीक है। एलॉय कंटेनिंग एल्यूमिनियम बीइंग लाइट एंड आर वेरी यूजफुल। बेसिकली जो एल्यूमिनियम के एलॉय है वो लाइट होते हैं और वो ज़्यादा यूजफुल होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है कॉपर। कॉपर यूज फॉर मेकिंग वायर। बेसिकली सबको पता है, लेकिन वो क्या होती है, महंगी होती है, ठीक है। कॉपर वायर क्या होती है, महंगी होती है एल्यूमिनियम से, ठीक है। तो हाई क्वालिटी वायर जो होती है वो कॉपर की होती है, और जो लो क्वालिटी वायर होती है वो एल्यूमिनियम की होती है, ठीक है। यूज्ड इन द इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री एंड फॉर वाटर एंड स्टीम पाइप्स, ठीक है। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन सेवरल अलॉय एंड दैट आर रादर टफर देन द मेटल इटसेल्फ। बेसिकली कुछ अलॉय में भी यूज करते हैं और वो क्या होते हैं, मेटल से भी ज़्यादा टफ बन जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल ब्रास विद जिंक। ब्रास किसके साथ है, ये ना, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ऐसे पूछ लेंगे ब्रास किसका अलॉय है। अब देखो एनसीईआरटी अप्लाइड है ना, एनसीईआरटी में इंफॉर्मेशन दी है ना कि ब्रास किसका किसका अलॉय है, कॉपर का और जिंक का, ठीक है। ब्रोंज किसका है, टिन का और कॉपर का, ठीक है। जिंक का और कॉपर का, टिन का और कॉपर का, ठीक है। कॉइनेज अलॉय विद निकल, ठीक है। कॉपर का और निकल का क्या है, कॉइनेज अलॉय, ठीक है। निकल का और कॉपर का, ठीक है। जिंक इज यूज्ड फॉर गैल्वेनाइजिंग आयरन, ठीक है। जिंक कैसे यूज होता है, गैल्वेनाइजिंग आयरन की फॉर्म में यूज होता है, ठीक है। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन लार्ज क्वांटिटीज इन बैटरी। बेसिकली जिंक
लार्ज क्वांटिटीज में बैटरी में भी यूज होता है। इट इज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मैनी एलॉय, ठीक है। ब्रास है, ठीक है। कॉपर 60%, जिंक 40%, इसके अंदर परसेंटेज भी दी है ब्रास की कि कॉपर कितना होता है, जिंक कितना होता है, ठीक है। वैसे तो जिंक इसके अंदर यूज होता है गैल्वेनाइजिंग आयरन के अंदर, ठीक है। और जिंक का बैटरीज में भी बहुत यूज होता है, ठीक है। जर्मन सिल्वर भी एक इसका एलॉय है जिसके अंदर कॉपर 25 to 30% होता है और जिंक कितना 25 to 30 एंड निकल कितना 40 to 50% होता है। जिंक डस्ट इज यूज फॉर रिड्यूसिंग एजेंट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डाई स्टफ्स एंड पेंट। बेसिकली इंपॉर्टेंट लाइन आ गई है, जिंक डस्ट इज यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट। अब इसको मैं कैसे मार्क करूं कि आपको ये चीज याद रहे, ठीक है। ऑर्गेनिक में भी देंगे तुम्हें, ऐसे करेंगे, कुछ भी लगा लो इधर, ठीक है। और इधर क्या करेंगे, जिंक डस्ट, आंख बंद करके क्या कर देना, बेंजीन बना देना। बेसिकली ये किस फॉर्म में यूज होता है, रिड्यूसिंग एजेंट की फॉर्म में होता है। और किसकी मैन्युफैक्चर में हेल्प करता है, डाई स्टफ्स वगैरह, पेंट वगैरह, ठीक है। कास्ट आयरन विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ आयरन। बेसिकली हमने पढ़ा था कास्ट आयरन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म है, ठीक है। और ये कैसे बनता है, ये बेसिकली जो 4% कार्बन को 3% में कन्वर्ट कर दिया जाता है उसको हीट करके, ठीक है। इज यूज्ड फॉर casting stoves, railway sleeper, gutter pipe storage. It is used in the manufacture of wrought iron and steel. Wrought iron is used in making anchor, wire, bolt, chain, agriculture implements. Steel find a number of uses. Basically steel का भी बहुत ज़्यादा इधर alloy steel is obtained from when other metals are added to it. Basically alloy जो स्टील है, स्टील वो क्या है, alloy. निकल स्टील is used for making cables. बेसिकली निकल का जो स्टील है वो कैसे यूज होता है, वो केबल बनाने के लिए, ऑटोमोबाइल एंड एरोप्लेन पार्ट्स बनाने के लिए, पेंडुलम एंड मेजरिंग टेप। क्रोम का जो स्टील है, देखो स्टील अलॉय होता है और वो अलग अलग इसका होता है, इज यूज्ड फॉर कटिंग टूल्स एंड क्रशिंग मशीन्स, ठीक है। एंड स्टेनलेस स्टील इज यूज्ड फॉर साइकिल्स एंड ऑटोमोबाइल्स एंड, ठीक है। 3 तरह के स्टील पढ़ लिए, निकल स्टील, क्रोम स्टील एंड स्टेनलेस स्टील, ठीक है। बेसिकली ये हमारा चैप्टर हुआ एंड, दी एंड थैंक यू वेरी मच अगर यहाँ तक वीडियो देखी है, ठीक है। बेसिकली सारी की सारी लाइन पढ़ी जा रही हैं और सारी की सारी लाइन के मतलब या जो भी उससे रिक्वायर्ड एक्सप्लेनेशंस हैं, ठीक है, इन्फॉर्मेशन भी याद करवाने की कोशिश की जा रही है। तो मतलब ये समझ के चलना कि नीट में तो इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ नहीं आएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।